मैं एम अली हैदरी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग उर्दू पेडागोजी के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये सवालात आपके सीटेट में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसमें हम अंग्रेज़ी और हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि साथ ही साथ आपकी हिंदी और अंग्रेज़ी पेडागोजी भी तैयार हो जाए। पहला सवाल आपके सामने है कि एक उस्ताद ज़्यादा हुनरमंद तलबा से क्लास के दीगर बच्चों की रहनुमाई करा रहा है। एक टीचर क्या कर रहा है, मोर स्किल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, जो ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनसे क्लास के बाकी बच्चों की मदद करवा रहा है, हेल्प करवा रहा है। तो टीचर इनमें से किसके नज़रिया को इस्तेमाल करने की, किसकी थ्योरी को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि इदराकी नशोनुमा का जो नज़रिया, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, उसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि सामाजिक सकाफती नज़रिया को, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत को वो प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यूज़ करना चाह रहा है, या फिर स्किनर का कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी यानी कि क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन का सिद्धांत है वो प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, जो चालाक स्टूडेंट है, जो स्किल्ड स्टूडेंट है, जो तजर्बाकार और हुनरमंद स्टूडेंट है, उससे नॉर्मल और कमज़ोर बच्चों की मदद करवा रहा है, यानी कि टीचर स्कैफोल्डिंग करवा रहा है। स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट किसने दिया था? तो वाइगोस्की ने दिया था, यानी कि टीचर वाइगोस्की की थ्योरी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। स्कैफोल्डिंग को उर्दू में मचान बंदी कहते हैं, याद रखिएगा, मचान बंदी कहते हैं। ठीक है, अगर मचान बंदी के नाम से कोई भी सवाल आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। मचान बंदी क्या होता है? जब कोई भी तजर्बाकार शख्स, कोई भी बड़ा शख्स छोटे बच्चों को टेम्परेरी हेल्प देता है और ज़रूरत पड़ने पे उस हेल्प को हटा लेता है, तो ये हमारी स्कैफोल्डिंग है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और एक बड़ा शख्स साइकिल को पीछे से पकड़े हुए है, लेकिन जब बच्चा साइकिल पे कंट्रोल पा जाता है तो पीछे से वो शख्स साइकिल को छोड़ देता है। तो अब तक जो साइकिल पकड़ी हुई थी उस आदमी ने, वो क्या दे रहा था? उस बच्चे को स्कैफोल्डिंग दे रहा था। और जब उसे ये पता चला कि अब तो बच्चा खुद से साइकिल चला लेगा, तो वो पीछे से साइकिल को यानी कि टेम्परेरी हेल्प को ख़त्म कर दे रहा है। तो इसे ही वाइगोस्की ने मचान बंदी यानी कि स्कैफोल्डिंग कहा है। तो वही काम यहाँ पे टीचर भी कर रहा है, हुनरमंद तलबा से क्लास के दूसरे बच्चों की रहनुमाई करवा रहा है। तो वो वाइगोस्की की थ्योरी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक तिफ़्ल मरकूज़ क्लास वह है। एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कौन सी है? एक बाल केंद्रित कक्षा कौन सी है जिसमें टीचर सिर्फ दरसी किताब को, सिर्फ पाठ्य पुस्तक को, सिर्फ टेक्स्ट बुक को तालीम के ज़रिए के तौर पर यानी कि एजुकेशन मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करे? तो क्या वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होगी, या फिर मुअल्लिम यानी कि टीचर बच्चों को उनकी सलाहियत के हिसाब से दर्जाबंदी कर दे, बच्चों का क्लासिफिकेशन कर दे कि तुम स्पेशल हो, तुम नॉर्मल हो, तुम इडियट हो, इस तरह से बच्चों का क्लासिफिकेशन कर दे? या फिर वो क्लास तिफ़्ल मरकूज़ होगी, बाल केंद्रित होगी, जिसमें बच्चों को सज़ा या जज़ा दी जाए, इनाम दिया जाए या फिर पनिशमेंट दिया जाए? या फिर हर बच्चे की इनफरादी ज़रूरियत को, हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड्स को अगर टीचर पूरा करे
तो क्या वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होगी? तो जी हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, खुद से चीज़ों को करते हैं, खुद से एक्टिविटी करते हैं और टीचर हर बच्चे की जो इनफरादी ज़रूरियात हैं, जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, जो इंडिविजुअल बच्चों की नीड्स हैं, उनको बस पूरा करता है। टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है। तो एक तिफ़्ल मरकूज़ क्लास वह है जिसमें मुअल्लिम हर बच्चे की इनफरादी ज़रूरतों को पूरा करे। चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि बच्चों का स्कूल में फेल होना साबित करता है। अगर कोई भी बच्चा स्कूल में फेल हुआ तो इसका मतलब क्या है? NCF 2005 जब हम पढ़ाएंगे तो इस कंसेप्ट को डिटेल से बताएंगे। याद रखिए, अगर बच्चा स्कूल में फेल हुआ तो इसका मतलब क्या है? क्या पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे, यानी कि जो हमारी डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से रिलेशन रखने वाले जो स्टूडेंट हैं, क्या वो तालीम के काबिल नहीं हैं? तालीम हासिल करने का क्या उनको हक़ नहीं है? जो हमारे विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, क्या उनको तालीम लेने का हक़ नहीं है? या फिर स्कूल उन बच्चों की ज़रूरियात और तरगीबात को पूरा नहीं कर पाया, बच्चों की आवश्यकताओं को और उनकी रुचियों को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए वो बच्चे फेल हो गए? या फिर बच्चों में कोई विरासती ख़राबी थी, कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम थी, इसलिए उनको स्कूल से ही खारिज कर दो, वो पास होने लायक ही नहीं है? या फिर माँ बाप बच्चों को पढ़ाने में मदद नहीं करते थे, इसलिए बच्चे फेल हो गए? तो बच्चों का फेल होना क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा, अगर कोई भी बच्चा फेल हुआ है तो ज़रूर एजुकेशन सिस्टम में कोई न कोई गड़बड़ी थी, स्कूल में कोई न कोई ख़राबी ज़रूर थी। हो सकता है कि स्कूल ने उन बच्चों की जो ज़रूरियात थी और जो बच्चों की रुचियाँ थी उनको पूरा न किया हो, इसी वजह से बच्चे फेल हुए। तो याद रखिएगा, जब कभी भी कोई बच्चा फेल होता है तो वो अपने फेलियर को नहीं शो करता है, बल्कि वो पूरे सिस्टम के फेलियर को दर्शाता है, पूरे निज़ाम की नाकामी को वो मुनकिस करता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है, क्योंकि बच्चों का फेल होना साबित करता है कि बच्चों के प्रति ज़रूर कोई न कोई लापरवाही की गई है, उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं किया गया है। अगला सवाल यह है कि दर्जा 4 की एक टीचर है, बच्चों से कहती है कि वो घर से 2-3 चीज़ें ले आएँ और एक दूसरे से बदल लें, फिर उन चीज़ों पर कम से कम 10 जुमले बयान करें। तो इन तदरीसी आमोज़ी मवाद को क्या कहेंगे? एक 4 में पढ़ाने वाली टीचर है, बच्चों से कह दी कि बच्चों घर से 3-4 चीज़ें लाना। कोई चिमटा ले आया, कोई बेलन ले आया, कोई बर्तन ले आया, कोई गिलास ले आया, और कहा कि चलो एक दूसरे को बांट दो। ठीक है, तो जब सब एक दूसरे का एक्सचेंज कर लिए तो अब टीचर कह रहा है कि चलो हामिद, तुमको चिमटा मिला है, चलो चिमटे के बारे में 10 सेंटेंस बताओ। तो इस तरह से टीचर एक्टिविटी करा रही है। तो ये जो चीज़ें आई हैं क्लासरूम में, इन तदरीसी आमोज़ी मवाद को, इन TLMs को आप क्या कहेंगे? रेलिया कहेंगे, घर की चीज़ कहेंगे, तदरीसी मवाद यानी कि शिक्षण से संबंधित कोई भी चीज़ कहेंगे, टीचिंग एड्स कहेंगे, या फिर लैंग्वेज स्टिमुलस, भाषा उद्दीपक कहेंगे। तो ये जो चीज़ें घर से आई हैं इनको हम रेलिया कहेंगे, यानी कि कोई भी रियल ऑब्जेक्ट जिनको हम बच्चों के क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के नॉलेज को रियल लाइफ से जोड़ने के लिए, तो वो रेलिया कहलाती है। यानी कि ये जो चीज़ें बच्चे लाए हैं और एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए हैं, ये रेलिया कहलाएंगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, कवायद पढ़ाने का इस्तिक़राई तरीका किस पे जोर देता है? तो इस्तिक़राई तरीका पहले क्या होता है ये समझो। तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। ठीक है, इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि। तो कवायद पढ़ाने की, ग्रामर पढ़ाने की जो आगमन विधि है, इसमें क्या होता है?
इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर उन्हीं उदाहरण पे आधारित जो सिद्धांत हैं वो बता दिए जाते हैं। तो कवायद पढ़ाने का जो इस्तिक़राई तरीका है, जो इंडक्टिव मेथड है, वो एग्जाम्पल्स पे यानी कि मिसालों पे जोर देता है, यानी कि हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो सही जवाब है। आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तकरीर, बहसो मुबाहिसा और मुकालमा बच्चों की किस सलाहियत की नशोनुमा में मददगार है? आप बच्चों से तकरीर करवा रहे हैं, बच्चों से आप बहसो मुबाहिसा करवा रहे हैं, ठीक है, डिस्कशन करवा रहे हैं, डायलॉग्स बुलवा रहे हैं, तो बच्चों की तकरीरी तरसील यानी कि जो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है, या फिर आप कह सकते हैं कि भाषाई अभिव्यक्ति होगी, या फिर ये लिखित अभिव्यक्ति है, या फिर ये तख़य्युल यानी कि इमेजिनेशन है, कल्पना है, या फिर ये है तकलीद यानी कि अनुकरण, जिसे आप इमिटेशन कहते हैं। तो देखिए, अगर आप बच्चों से तकरीर करवाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे, डायलॉग बुलवाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी तकरीरी सलाहियत जो है वो तकरीरी तरसील की सलाहियत यानी कि भाषा जो मौखिक अभिव्यक्ति है, सही शब्द होगा मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो बच्चों की डेवलप करेगी, यानी कि यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति तकरीरी तरसील हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, हक के तालीम का एक्ट उर्दू में इसे कहते हैं, ठीक है। 82वें संविधान संशोधन के तहत जो 82nd अमेंडमेंट एक्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत 21A आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, हमारे संविधान में जोड़ा गया, और इसमें ये बात कही गई कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी, निःशुल्क एवं अनिवार्य, मुफ्त और लाजमी तालीम हासिल करने का हक है। इसे ही राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि हक तालीम का एक्ट या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 कहा गया। ये अधिनियम 1 अप्रैल को सन 2010 में लागू हुआ था, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसके मुताबिक जो ख़ुसूसी ज़रूरतों वाले बच्चे हैं, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको, उन बच्चों को कैसे पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। तजर्बागाहों में यानी कि लेबोरेटरीज़ में पढ़ाना चाहिए जहां उन्हें ज़िंदगी की महारतें सिखाई जाएं, या फिर उन्हें घर पर पढ़ना चाहिए, माँ बाप और देखभाल करने वाले लोगों के साथ पढ़ना चाहिए जो उनकी ज़रूरतों को पूरी कर सके और उनकी हेल्प कर सकें, या फिर ख़ास तौर पर उनके लिए एक मखसूस एक स्पेशल स्कूल बनाना चाहिए, या फिर उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में यानी कि शमूलियती तालीम के निज़ाम में, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट कह रहा है कि सभी को तालीम हासिल करने का हक है, ठीक है। तो सभी, अगर कोई भी बच्चा फिजिकली हैंडीकैप या फिर स्पेशल है तो उसे हमें समावेशी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाना चाहिए। ये बात राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कह रहा है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल यह है कि दुआ सिर्फ उन्हीं सवालात का जवाब लिखती है जो उसने याद किया है, उसकी वजह क्या है। सिर्फ वही लिख रही है जो उसने याद किया है। कोई सवाल ऐसा भी आया है जो वो अपने मन से बना करके खुद से नहीं लिख पा रही है, तो उसमें क्या वजह है, उसकी क्या दिक्कत है, क्या उसकी क्लास में सब ऐसा कर रहे हैं तो वो भी कह रही है चलो जो याद किए हैं वही लिखेंगे, जो नहीं याद किए हैं उसको नहीं करेंगे, खुद से बना के नहीं लिखेंगे, या फिर उसको गौर व फिक्र करने की कुव्वत उसकी ख़त्म हो गई है, या फिर उसकी याददाश्त बहुत तेज़ है, जितना याद किया उतना लिख दिया, या फिर उसमें कुव्वत तख़य्युल की, इमेजिनेशन पावर की, कल्पना शक्ति की कमी है।
तो सिर्फ वही लिख रही है जो याद करके आई है। कोई ऐसा सवाल आ गया जो उसने याद नहीं किया है लेकिन उसको बना के नहीं लिख पा रही है, इमेजिन करके और ख़याल में लेके आके नहीं लिख पा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी क़ुव्वत तख़य्युल कम है। क्वेश्चन नंबर 9, सभी ज़बानी महारतें जो सभी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, 4 होती हैं ना, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये जो चारों ज़बानी महारतें होती हैं क्या एक दूसरे से मरबूत होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं, या फिर एक दूसरे से एक से बढ़कर एक होती हैं, यानी कि एक दूसरे से बढ़कर हैं, या फिर एक दूसरे से ये अलग हैं, या फिर एक दूसरे को मुतासिर नहीं करती हैं, प्रभावित नहीं करती हैं। न सुनने का बोलने से कोई कनेक्शन है, न बोलने का लिखने से। तो बताओ सभी महारतें क्या होती हैं? एक दूसरे से मरबूत हैं, ठीक है, कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है आपके सामने कि इनमें से कौन NCF के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है, राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा सन 2005 के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है स्कूल के बाहर की ज़िंदगी को मालूमात से जोड़ना। तो NCF क्या कह रहा है कि आप सिर्फ स्कूल पे ही डिपेंडेंट न रहो, बल्कि जो कुछ स्कूल में पढ़ा रहे उसको रियल लाइफ से भी कनेक्ट करो, रिलेट करो। तो ये बात तो NCF के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें इंक्लूड है। रटी हुई आमोजिश के तरीक़े को तर्क करना चाहिए, यानी कि जो रटंत पद्धति थी उसको ख़त्म करने की बात NCF कह रहा है। तो ये बात भी इंक्लूडेड है NCF के प्रिंसिपल्स में। निसाब को दरसी किताब पर मबनी होना चाहिए, यानी कि टेक्स्ट बुक पे ही आपका पूरा करिकुलम होना चाहिए। जो दरसी किताब है, जो आपका टेक्स्ट बुक और पाठ्य पुस्तक है, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये NCF नहीं कह रहा है। NCF कह रहा है कि सिर्फ आप डिपेंडेंट मत रहो दरसी किताब पे, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराओ। तो ये वाली हमारी बात गलत हो गई, ठीक है, जो कि NCF के उसूलों में शामिल नहीं है। यही हमारा जवाब हो जाएगा। NCF का एक और उसूल है कि एग्ज़ाम आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, और क्लासरूम की लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये भी NCF का उसूल है। और जो उसूल नहीं है वो ये है कि दरसी किताब पर मबनी होना चाहिए निसाब को, ये NCF के उसूलों में शामिल नहीं है। तो 10 सवाल हमने डिस्कस किए। ये उर्दू पेडागोजी के बहुत अच्छे से सवाल थे। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में। उम्मीद है ये सवाल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।